हेलो एंड वेलकम टू द आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्लास 8 की साइंस को, यानी कक्षा 8 विज्ञान विषय को। आपकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो बातें कवर अप करते हुए आ रहे हैं बल के बारे में, फोर्स से रिलेटेड, उनको ही हम रखेंगे सीखना कंटिन्यू। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजिशन ले चुके होंगे। जो चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन करके जरूर रखिए और उनको समय समय पर रिवाइज करते भी रहिए। आप लोग अपना ध्यान अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो अब तक हम क्या बातें कर चुके हैं आप जानते हैं। अब तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग फोर्स को अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फोर्स किस प्रकार से हमारे साथ रिलेटेड रहता है हमारी डेली लाइफ में। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था कि आपको जो डेली के जो काम है, आप डेली जो काम करते हैं उसमें फोर्स आप किस प्रकार से देखते हैं, उसमें चाहे पुल करना या पुश करना, किस टाइप का फोर्स उसमें आप देखते हैं, उसकी आप एक टेबल बनाकर लाएंगे, ठीक है। अब तक हम जो चीजें समझ चुके हैं उसको ही सीखना करते हैं कंटिन्यू। हमने ये देखा है कि जो बल है वो किसी वस्तु की जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन ला सकता है, जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन ला सकता है ना। हमने जैसे कि देखा है हमने जैसे कि ये देखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, तो अगर हम उसको उस पर फोर्स लगाएं तो वो चलने लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई वस्तु चल रही है, तो उस पर बल लगाएं तो वो रुक सकता है। यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन किया जा सकता है, यानी कि गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता, ठीक है। एक बल जो है किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है ना। और इसके अलावा और क्या क्या काम हो सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन को हमने बताया था कि उसकी स्पीड से, अच्छा स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, यानी गति की अवस्था। तो स्टेट ऑफ मोशन में हमारे पास जो पॉइंट आते हैं, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बेसिस पर हम लोग स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं, यानी गति की अवस्था को डिफाइन करते हैं। नंबर 1 स्पीड से एंड नंबर 2 डायरेक्शन से। स्पीड का मतलब हो गया चाल से और डायरेक्शन का मतलब हो गया दिशा से, ठीक है। तो गति की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मोशन को दिखाने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स है, दो फैक्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। दोनों ही स्टेट्स की मोशन के ऊपर मैंने अभी आपको बात बताई थी। स्टेट्स, जो मोशन की दो स्टेट्स हैं वो है रेस्ट और मोशन, है ना। रेस्ट मतलब विराम की अवस्था, मोशन मतलब गतिमान अवस्था। जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो हम उसे कहते हैं उसकी गति की अवस्था क्या है, रेस्ट है। ऐसी कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि उसकी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो 0 है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, 0 है, ठीक है। वहीं गतिमान होने के लिए हम ये कहते हैं कि उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है ना। और इसके अलावा वो किसी एक निश्चित दिशा में भी गति जो है कर रहा है, यानी उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है। तो गति की अवस्था में जब जब परिवर्तन लाना होगा हमको बल लगाना होगा, यानी फोर्स को अप्लाई यहां पर करना होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मेक ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
इसके अलावा हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं जिससे कि हम लोग, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट चीज, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन शेप, यानी आकृति में परिवर्तन, चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की जो आकृति है, जो आकार है, उसमें परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। आकार या आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है किसके द्वारा, बाय अप्लाइंग फोर्स। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं काफी कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करूं तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में, जिसमें आपके बल आरोपित करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करें कि जब हम लोग देखते हैं कि आटा गूंथते वक्त हम क्या करते हैं, हम आटे का इकट्ठा करके उसका गोल डव बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, DOUGH, डव, ठीक है, या डो। जो आटा इकट्ठा करके जो बड़ा सा गोला बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं डो। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथ का प्रयोग करते हुए अपने हाथ से हम बल लगाते हैं आटे पर, है ना, उसको प्रेस करते हैं। और प्रेस करने से क्या होता है, जो आटा हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होता है ना, जो हमारे पास धूल के टाइप में जो आटा होता है, वो इकट्ठा होकर के क्या हो जाता है, एक एक गोला बन जाता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथों से उसमें फोर्स लगाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कोई गद्दीदार सीट है, अगर कोई गद्दीदार सीट है, गद्दी पर हम बैठते हैं, गद्दी पर हम बहुत देर बैठे रहते हैं, है ना, जैसे सोफे की गद्दी हो गई, जैसे हमारे गाड़ी की गद्दी हो गई, स्कूटर की गद्दी हो गई। तो उसमें आप देखते हैं कि काफी देर तक बैठने के बाद जो गद्दी है वो पिचक जाती है ना, उसकी जो आकृति है वो चेंज हो जाती है। जब आप उठते हैं उससे तो उसके बाद काफी टाइम उसको लगता है वापस अपनी पुरानी आकृति में आने पर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गद्दी पर आपने देखा कि आप उस पर बैठे हुए हैं तो आप एक बल आरोपित कर रहे हैं उस पर, इस कारण जो है उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप ये देखें कि आपका सपोज कोई लोहे की वस्तु है, लोहे की आपके पास एक लोहे की छड़ है या लोहे की पटरी है, स्केल है, कुछ भी है ना। तो आप ये देखते हैं कि भारी ब्लॉक रखने के बाद वो वस्तु, वो आयरन का जो रॉड है या फिर जो छड़ है, वो क्या हो जाती है, उसका आकृति जो है वो खराब हो जाती है। जैसे सपोज ये दो मैं ब्लॉक रखता हूं और इसके ऊपर मैंने वो रख दी लोहे की छड़, इसके ऊपर मैंने रख दी है लोहे की छड़, सरिया या कुछ भी कह लीजिए, लोहे की एक प्लेट रख दीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर आप रख दीजिए कोई भारी वस्तु, यहाँ पर इसके ऊपर आप क्या रख दीजिए, कोई भारी वस्तु। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पिचक जाएगा, है ना। और काफी देर तक अगर आप इसे रहने देंगे तो इसकी आकृति ही ऐसी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ब्लॉक रखा हुआ था इसके ऊपर, इसके कारण इस पर एक बल लगा है जिसने कि इसको मोड़ने का काम करा है, जिसने इसकी आकृति में परिवर्तन लाने का काम करा है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है रबड़ का, रबड़ या फिर स्प्रिंग का। रबड़ जो हमारे पास जो बालों पर लगाने वाला रबड़ होता है, पैकेट को रैप करने वाला रबड़ होता है, या फिर स्प्रिंग कह लीजिए। तो आपने देखा होगा जब आप इस पर बल लगाते हैं, जब आप इसे खींचते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये लंबी हो जाती है, रबड़ जो है लंबा हो जाता है ना। और रबर बैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो रबड़ आप जो पेंसिल रबड़ वाला होता है वो वाला, रबर बैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रबर बैंड को जब आप खींचते हैं, उस पर बल लगाते हैं, या फिर स्प्रिंग पर जब आप बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, यानी वो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन लाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स से हम काफी सारे जो परिवर्तन है, काफी सारे चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। इससे हम किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं, कोई चलती हुई वस्तु को रुका सकते हैं, किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। और अगर इन शॉर्ट बात करें
इन शॉर्ट बात करें, अपनी बात को यहाँ पर कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं, बल के कारण ड्यू टू फोर्स क्या क्या हो सकता है? ड्यू टू फोर्स क्या क्या हो सकता है? तो ड्यू टू फोर्स नंबर 1, make an object move from rest, यानी कोई वस्तु जो है रेस्ट में है उसको मूव किया जा सकता है, यानी कि उसको चलाया जा सकता है। सेकंड, change the speed of a moving object। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो बल लगा करके उसकी स्पीड यानी कि उसकी चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट इज चेंज in direction of a moving object। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई गतिशील वस्तु है, कोई गतिमान वस्तु है, उसकी दिशा यानी उसकी डायरेक्शन में परिवर्तन लाया जा सकता है। चेंज इन shape of the object, यानी वस्तु की आकृति या फिर आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट, बल के कारण में cause all of these or some of these इफेक्ट्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे इफेक्ट्स यानी ये सारे प्रभाव या फिर इनमें से कुछ प्रभाव एक साथ घटित हो। तो बल के कारण इतने सारे काम, ड्यू टू फोर्स हम इतने सारे काम जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसे चलाया जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके डायरेक्शन में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है ना, उसके अंदर एक से ज्यादा परिवर्तन भी हम लोग ला सकते हैं एक साथ ड्यू टू फोर्स। तो ये सारे के सारे जो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, यानी बल के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो आप अपने डेली लाइफ में इस चीज के काफी सारे एग्जांपल्स देखते होंगे। तो अब आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है। होमवर्क में आपको जो है प्रत्येक प्रभाव का जो ईच इफेक्ट है, मैंने यहाँ पर 4 या 5 इफेक्ट्स लिखे हैं, आपको समझाए हैं। आपको प्रत्येक इफेक्ट के कुछ ना कुछ उदाहरण जो है इकट्ठा करना है। जैसे मैं बोलूँ चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है कि हम लोग जब बैलून को फुलाते हैं, जब गुब्बारे को फुलाते हैं, तो गुब्बारे को फुलाने पर गुब्बारे को जब प्रेस किया जाता है तो गुब्बारे की आकृति जो है बदल जाती है ना, वो पिचक जाता है ना, फूटता नहीं। अगर हम उसमें हवा कम भरेंगे तो हम ये मानते हैं कि अगर वो फूट नहीं रहा है तो वो क्या होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, यानी उसकी जो शेप है, उसका जो साइज है, उसमें चेंज हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम लोग को जो बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो एक नोट के फॉर्म में आप लोग लिखिए
कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप नहीं मूव कर सकता, अपने आप नहीं रुक सकता, है ना, उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो इस बात को नोट की फॉर्म में लिखेंगे। नोट की फॉर्म में लिखेंगे an object cannot move change speed change direction और change shape by itself। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी वस्तु जो है, वो अपने आप नहीं चल सकती, अपने आप अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकती, अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, अपने आप आकार में परिवर्तन नहीं ला सकती। उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास फोर्स होना जरूरी है। ठीक है, फोर्स इज मस्ट in order to achieve any one of the effect। ठीक हो गया। बल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमको इस प्रकार का कोई परिवर्तन वस्तु में लाना है। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो ये है कि हमने देखा बल दो प्रकार के हमने पढ़ने हैं। कितने प्रकार के पढ़ने हैं? दो प्रकार के। बल जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दो प्रकार का होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब असंपर्क बल। तो शब्द से बाय द गेस्चर ऑफ जो वर्ड है उससे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि संपर्क का क्या मतलब होगा और असंपर्क का क्या मतलब होगा, है ना। संपर्क मतलब कांटेक्ट में आना यानी टच में आना, और असंपर्क मतलब टच में नहीं आना, सीधी सीधी बात है ना। तो क्या चीज टच में होगी क्या चीज नहीं होगी ये तो हम अभी समझेंगे, लेकिन इतना तो फिलहाल हमारे समझ में आ रहा है कि कांटेक्ट फोर्स का मतलब है टच में आना और नॉन कांटेक्ट का मतलब है टच में नहीं आना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग अभी बात करेंगे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं इसके अंतर्गत आपको दो बल पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत आपको दो बल पढ़ने हैं, जो कि नंबर वन है, नंबर वन है मस्कुलर फोर्स।
एंड नंबर 2 है फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स का क्या मतलब हुआ? पेशीय बल। और फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ? घर्षण। तो घर्षण जो है इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, घर्षण को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके अलावा जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस है उसमें भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है, जैसे कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में हमको सबसे पहले पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हिंदी में चर्चा करें इनकी, हिंदी में बात करें इनके बारे में, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, एंड गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये कुछ बल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कशन करना है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। दो प्रकार के बल होंगे, संपर्क बल, असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल में आ जाएंगे हमारे पास मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, और असंपर्क बल में आ जाएंगे चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको पढ़ने में मजा जरूर आया होगा। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ आप इन चीजों को घर से एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।